आवाज जा रही है हमारी सही से? यस सर। ओके। कल की क्लास में किसी को कोई दिक्कत? सर मैंने तो कल की क्लास नहीं की थी और मैं आज रिकॉर्डिंग भी नहीं सकता। ओके, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसके बाद। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ कम्युनिकेशन मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें उस दिन जो परसों की क्लास थी मैंने बोला था कि 9 कम्युनिकेशन मॉडल जो है उसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना था। ये ट्रांसमिशन लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो इसको बारी बारी से अगर कोई बताना चाहे, एक एक दो दो एग्जाम्पल देख के ब्रीफ में, जिससे कि जो क्लास में कल नहीं थे उन लोगों को थोड़ा सा कुछ मालूम चले। तो आप लोग बताइए। सौम्या बताइए, आप लीनियर कम्युनिकेशन से क्या समझती हैं? सौम्या, आवाज जा रही है हमारी ना? ओके। अ, महिमा आप बताइए। सौम्या अभी कुछ कम्युनिकेशन मॉडल में सिर्फ एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो मतलब सेंडर जो मैसेज देना चाहता है वो डायरेक्ट रिसीवर के पास पहुंचता है। बहुत अच्छा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल जो होता है उसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होता है, और मैसेज जो है डायरेक्ट रिसीवर के पास जाता है। इसमें कोई फीडबैक वाला जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। इसे हम लोग लीनियर कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखा था कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, लेक्चर, बुक पब्लिकेशन, लेटर एंड मेमोज, न्यूज लेटर एंड ईमेल्स। मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें केवल एक ही व्यक्ति कुछ कम्युनिकेट कर पाए, दूसरे व्यक्ति के पास ये ऑप्शन ना हो कि वो आपस में कोई फीडबैक दे पाए उस समय पे। तो ये एक प्रकार का लीनियर कम्युनिकेशन होता है। ओके। इसके बाद अगला जो बताएंगे इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रभा आप बताइए। प्रभा, आवाज जा रही है? जी सर, आई अनेबल टू एक्सप्लेन। ओके। सुरभि, आप बता सकते हैं इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? सर इसमें जो सोर्सेस उसको मानेंगे, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मानेंगे और रिसीवर भी जो रहेगा जिस फील्ड में रहेगा उसको पूरा एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि इसमें सर टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, बुक मतलब बुक के थ्रू। इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने ये देखा था कि ये डबल लिनियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है। डबल लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल इसको बोलते हैं। जैसे कि एक ये इनकोडर है, ये डिकोडर है एक समय में। दूसरे समय में जब ये फीडबैक देगा तो ये इनकोडर हो जाएगा और ये डिकोडर हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ डबल लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल है। यहाँ जो फीडबैक है, फीडबैक मिल सकता है लेकिन वो लाइव टाइम पे नहीं मिलेगा। जैसे कि टेक्स्ट मैसेज हमें कोई आता है, या इसका एग्जांपल अगर हम लोग कल देखे थे कि टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, टेली कॉन्फ्रेंसेस, चैट रूम्स वगैरह जो है, मतलब कि यहाँ कम्युनिकेशन जो है टू वे होता है लेकिन वो लाइव नहीं होता है, ये सिंक्रोनस होता है। वो फीडबैक मिलेगा वापस में लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद। या कम्युनिकेशन एक व्यक्ति जब पूरी तरह से कम्युनिकेट कर लेगा तो दूसरा व्यक्ति अपना जो है फीडबैक कराएगा। ओके, सबको समझ में आया इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? ये एक प्रकार का डबल लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल होता है। सर
जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, हम लोगों ने इससे पहले जो लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखा, उसमें ये होता है कि एक व्यक्ति बस अपनी बात को बोल देगा, दूसरे व्यक्ति के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो फीडबैक दे पाए। जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो उसमें अगर हम लोग रेडियो बस सुन सकते हैं, उसमें अपना फीडबैक वगैरह तुरंत नहीं दे सकते हैं या कभी भी नहीं दे सकते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसमें हम अपना फीडबैक नहीं दे सकते हैं, या उसमें बस एक ही व्यक्ति कम्युनिकेट कर सकता है। सामने वाला बंदा जिससे वो कम्युनिकेशन कर रहा है या जो मैसेज को डिकोड कर रहा है, वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट नहीं बन पाएगा फीडबैक के रूप में। तो ये लिनियर कम्युनिकेशन है। वहीं इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में देखें तो ये डबल लिनियर कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि जो इनकोडर है वो भी मैसेज सेंड करेगा, जो डिकोडर है वो भी मैसेज सेंड करेगा फीडबैक के रूप में, लेकिन ये लाइव नहीं होता है। जैसे कि अगर हमें कोई टेक्स्ट मैसेज करे, तो जब तक वो अपनी पूरी बात हमें बोल ना दे, तब तक हम उसका रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, या तुरंत लाइव रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। या पहले के जमाने में जब कोई लेटर्स वगैरह लिखा जाता था, तो एक प्रकार का इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक लेटर में वो पूरी बात अपनी बता देगा। जब लेटर इनको डिकोडर जो है डिकोड कर लेगा, तो वापस से वो फीडबैक देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद देगा। ये एक प्रकार का एसिंक्रोनस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। एसिंक्रोनस का मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो लाइव ना हो, उसे एसिंक्रोनस बोलते हैं, और जहाँ कम्युनिकेशन लाइव हो, वो सिंक्रोनस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर कोई आप किसी से लाइव वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी से लाइव ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, या किसी का लाइव वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, या किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो सिंक्रोनस में आएगा। और वहीं रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं किसी का लेटर पढ़ रहे हैं, किसी का चैट मैसेज पढ़ रहे हैं, या व्हाट्सअप टेस्ट व्हाट्सअप चैट चैट किसी का पढ़ रहे हैं, या किसी से व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहाँ कम्युनिकेशन जो है रुक रुक के होता है, वो एसिंक्रोनस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब सबको समझ में आया? वंदिता, आपको समझ में आया? यस सर। ओके। इसके बाद अगला जो मॉडल था हम लोग का, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। इसमें जो है ये सेम टू सेम लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के जैसे होता है, लेकिन बस इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हमेशा ये लाइव होता है। जैसे कि इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें, तो टेलीफोन कॉल, पर्सनल मीटिंग, वीडियो कॉलिंग, लाइव चैटिंग, ये जो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। इसमें जो है फीडबैक, इनकोडर तुरंत अपनी बात बोलेगा, और डिकोडर इसे तुरंत डिकोड करके तुरंत इसे फीडबैक प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें ये चीज ध्यान दिया जाता है कि जो सेंडर है वो रिसीवर भी होता है, और जो रिसीवर है वो सेंडर भी होता है। इसमें जो है ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में किसी एक पर्टिकुलर आदमी को सेंडर या रिसीवर नहीं बोला जाता है। दोनों लोगों को सेंडर रिसीवर दोनों लोगों को सेंडर रिसीवर एक साथ बोला जाता है। ओके, ये सबको समझ में आया? और हम लोगों ने फिर से बता दीजिए वाला। ओके, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोगों ने बात की थी कि एक प्रकार का इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, जिसमें दोनों लोग बात करते हैं, दोनों लोग कम्युनिकेशन में बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ जो कम्युनिकेशन होगा वो लाइव होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग अगर देखें ट्रांजेक्शनल मॉडल कम्युनिकेशन में, इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। इन दिस कम्युनिकेशन टू पार्टीज इंक्लूड, यहाँ ये कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब दो लोग एकदम आमने सामने हो, तब ये कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकता है। सेंडर रिसीवर, इट्स हैपन ओनली व्हेन बोथ पार्टीज आर प्रेजेंट। अभी मैंने बताया इट मीन्स कंडक्ट इन द रियल टाइम, ये हमेशा रियल टाइम में होता है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्सेशन ऑन स्काइपी, गूगल मीट पे हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं वो, और टेलीफोनिक कॉल ईटीसी।
अब सबको समझ में आया है कि एक प्रकार का वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, और ये हमेशा लाइव होता है। इसे हम अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन अगर कोई कर रहा है तो एक प्रकार का ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, यस सर। और इसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात किया था जो इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज एक्सप्लेन करे कि ये कॉन्टेक्स्ट कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर बताना चाहे तो प्लीज एक्सप्लेन करें, जो कल की क्लास में थे। कोई नहीं बता सकता है। सर नॉइस के थ्रू। क्या बोला आपने सुरभि? सर नॉइस के थ्रू अफेक्ट होगा इसका। ये जैसे कि कल मैंने कुछ एग्जांपल देके बताया था कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कि दो लोग अगर एक ही सोशल बैकग्राउंड के, एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं। जैसे कि दो जेएनयू वाले स्टूडेंट आपस में जब बात करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो एक सोसाइटी के बिलोंग बिलोंग करते हैं। लेफ्ट पार्टी, दो लेफ्टिस्ट अगर हैं वो अच्छे से आपस में बात कर सकते हैं। इस टाइप के जो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक सोसाइटी से अगर जो बिलोंग करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वहाँ जो कम्युनिकेशन होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपका कोई पुराना मित्र है, फ्रेंड अगर आपका कोई है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और काफी दिनों से जानते हैं, उससे आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना कि कोई ऐसा रैंडम व्यक्ति है जो आपसे तुरंत मिला है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं आप, जितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप अपने पुराने फ्रेंड से करेंगे। तो ये एक तरीके का रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था कि एक प्रकार का सोशल कॉन्टेक्स्ट के समझ सकते हैं हम लोग कि एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग आपस में ज़्यादा कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दो हिंदू अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। हालांकि दो, एक हिंदू और एक ईसाई के अगर आपस में बात करें तो उनका कम्युनिकेशन जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा एक कॉन्टेक्स्ट के अंडर में। ओके, ये सबको समझ में आया? वंदिता गीतांजलि आपको क्लियर है ये? यस सर। ओके, यस सर। आगे जो था डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मैं लेक्चर आप लोगों को सेंड किया हूँ, देख लीजिएगा। मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें सिर्फ हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, इसमें हम किसी टेक्नोलॉजी या ऐड या टूल्स का सहारा नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में ये होता है कि जिस कम्युनिकेशन में हम किसी टूल या टेक्नोलॉजी या किसी अदर ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ओके, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अगर कोई व्यक्ति अपने आप से खुद बात कर रहा है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि इसमें इमेजिनेशन, वर्चुअलाइजेशन, रिकॉलिंग मेमोरी, गोल सेटिंग, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में आती हैं। और दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तो अंडर में आता है। ये वर्बल होता है, नॉन वर्बल भी होता है। ओके,
आगे हम लोगों ने देखा था ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं या दो से कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं, तो वो एक तरीके का ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इसमें रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन या कोई ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल कैंपेनिंग वगैरह जो है वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन हम लोगों ने आगे देखा था, जिसमें कि मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन जिससे बहुत बड़े नंबर में लोग जो है ऑडियंस के थ्रू ऑडियंस के रूप में टारगेट हो सके, तो वो मास कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो मास कम्युनिकेशन में अंडर में आता है। पब्लिक रिलेशन जैसे कि न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तरीके की जो मीडिया आती हैं वो एक मास कम्युनिकेशन के अंडर में आती हैं। ओके, इसके आगे हम लोगों ने देखा था जी बताइए। जो इंटरपर्सनल बताए आप, उसके एग्जाम्पल क्या क्या? इंटरपर्सनल के अंदर में किसी से आप फेस टू फेस मीटिंग कर रही हैं, या फेस टू फेस नहीं, बस एक से अधिक लोगों के बीच में बात हो रहा है, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो एक तरीके का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। फेस टू फेस मीटिंग, कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है, इसमें लेटर्स, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट, चैट, ये जो एग्जांपल है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। मतलब सिंपल सा ये इसमें है कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें एक से अधिक लोग इन्वॉल्व हो, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद ये जो क्लास थी ये परसों की थी। इसके बाद हम लोगों ने अगला देखा था कि शेनन बीवर का कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि शेनन जो थे वो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, और बीवर जो थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग 1948 में, तो एक ट्रांसमीटर का इन्वेंशन हुआ था। तो ट्रांसमीटर के कम्युनिकेशन मॉडल वो जो है शेनन बीवर कम्युनिकेशन मॉडल के थ्रू ही बनाया गया था। इसे हम लोग इस मॉडल को मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसको आप लोग वीडियो में देखिएगा। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। इसमें जो मिथ वगैरह जो शुरू होती है, जो एक व्यक्ति से शुरू होके एक लंबे नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करती है, वो हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। जैसे कि कोई अफवाह वगैरह जब फैलती है तो वो एक व्यक्ति से शुरू होके धीरे धीरे बहुत नंबर ऑफ लोगों में फैल जाती है। तो एक जो है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ फॉलो होता है। जैसे कि सौम्या ने अभी बताया कि जो चुगली होती है वो भी एक प्रकार का हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। ओके, उसके बाद आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला जो कम्युनिकेशन मॉडल जो दो तीन बचे हुए हैं इसको देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास का पहला कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो है स्क्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्बर स्क्रम जो थे वो एक अमेरिकन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हैं, और उनकी जो बुक है मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट, ये बुक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग नोट करिएगा कि बिल्बर स्क्रम जो है उनके बुक का नाम है मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने अपना जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसे इन्होंने दिया है। और इनका जो बुक है वो 1954 में पब्लिश हुआ है, और इनका कम्युनिकेशन मॉडल भी 1954 में पब्लिश हुआ था। तो आपको ईयर याद करना है
और ये याद रखना है कि कौन सी बुक में इन्होंने ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है पब्लिश किया था। इसके बाद इनके मॉडल की कुछ बातों पे अगर हम लोग देखें तो इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन पे फॉलो होता है। मतलब कि जब दो मनुष्य या दो ह्यूमन आपस में बात करते हैं, और यहाँ अगर शैनन बीवर के बारे में देखा जाए तो इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो टेक्नो बनवे है। क्या बोला सुरभि आपने? तो सैनन वीवर का बनवे है। हाँ, वन वे है। और इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मतलब कि जो ट्रांसमीटर है, इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वहीं अगर से इनका स्क्रम कम्युनिकेशन मॉडल देखें तो इनका कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन बेस्ड है। मतलब कि दो लोग आमने सामने अगर बात करते हैं तो इनका कम्युनिकेशन मॉडल उस पर बेस्ड है। ओके। स्क्रम विल्बर स्क्रम जो है वो कहते हैं कि किसी कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है मैसेज को इनकोड करना और मैसेज को डिकोड करना। जैसे कि इसके लिए अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि एक टीचर अगर है, कोई टीचर है अगर वो फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रहा है तो अपने कम्युनिकेशन को उसके लेवल नॉलेज ऑफ लेवल के हिसाब से इनकोड करेगा। वो अपनी बातों को थोड़ा सा सिंपल रखेगा। लेकिन वही टीचर अगर किसी ग्रेजुएशन या पीजी के बच्चे को कम्युनिकेट कर रहा है तो वो वहाँ जो है जो मैसेज है उसे जब इनकोड करेगा तो इसके लेवल ऑफ नॉलेज के थ्रू इनकोड करेगा। तो ये आपको समझ में आया? तो विल्बर स्क्रम बोलते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो मैसेज को इनकोड करना और डिकोड करना है। ओके। ये कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं कि ये कम्युनिकेशन जो होता है वो द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड ऑफ एटीट्यूड। इनका ये मानना है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड एटीट्यूड का एक दूसरे के में अगर शेयरिंग हो रहा है तो वहाँ कम्युनिकेशन होता है। ओके। ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसमें जो माइक्रोफोन है, जो हम लोग माइक वगैरह यूज करते हैं, वो एक प्रकार का इनकोडर है। और जो स्पीकर होता है, जो आप लोगों के फोन में स्पीकर लगा हुआ है, वो एक प्रकार का डिकोडर का काम करता है। ईयरफोन या स्पीकर जो है एक प्रकार का डिकोडर का काम करता है। ओके। और इसके आगे अगर देखें तो यही बात इन्होंने फिर से यहाँ बताया है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में सोर्स इनकोड करता है वो एक पर्सन होता है, और जो मैसेज डिकोड करता है और फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो एक पर्सन होता है। और जो हम लोग सिग्नल जो यूज करते हैं वो एक प्रकार का लैंग्वेज है। जैसे कि चैनल अगर हम लोग देखें, सिग्नल अगर सिग्नल की बात करें तो वो लैंग्वेज हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन का जो हम लोग हालांकि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बेस्ड है, तो यहाँ जो सिग्नल का जो काम करेगा वो लैंग्वेज को हम लोग मान सकते हैं। ओके। इसके आगे अगला पॉइंट जो है वो हम लोग देखेंगे कि ये जो है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट। मतलब कि ये विल्बर स्क्रम जो है इनका मानना है कि अगर किसी बच्चे में डेवलपमेंट या किसी भी पर्सन में अगर डेवलपमेंट करना है तो वो इसके लिए कम्युनिकेशन को भी जिम्मेदार मानते हैं। और ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन का जो रोल है वो उसके डेवलपमेंट में होता है। तो ये कुछ बातें थी विल्बर स्क्रम के मॉडल में। इसके बाद इनका हम लोग मॉडल देखेंगे कि इनके मॉडल में
सबसे पहले सोर्स है, इसके बाद इनकोडर है, सिग्नल है और डिकोडर है और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब कि जो व्यक्ति कम्युनिकेशन का डिकोडर है, जो मैसेज को डिकोड करेगा वो फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ये टर्म्स आप लोग याद रखिएगा और इसका सीक्वेंस याद रखिएगा कि विल्बर स्क्रम के मॉडल में सबसे पहले सोर्स आता है, उसके बाद इनकोडर, उसके बाद सिग्नल, उसके बाद डिकोडर और लास्ट में फाइनल डेस्टिनेशन और इसके बाद में फीडबैक। ओके, तो ये मॉडल सबको क्लियर हुआ। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। इसमें दो तीन बातें हम लोग को जो याद रखनी है उसको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि इन्होंने जिस बुक में इस मॉडल को पब्लिश किया था, वो जिस ईयर में पब्लिश किया है वो, इसके बाद ये इनका जो मॉडल है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन बेस्ड है वो, और इनके जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको सीक्वेंस उसका याद करना पड़ेगा, जैसे कि सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर और डेस्टिनेशन। और इनका जो मॉडल है वो टू वे बेस्ड है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इतनी सारी बस चीजें याद रखनी है इसमें। इसके बाद एक चीज और इन्होंने बताया कि जो पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस तभी हो सकता है जब कुछ ना कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों में कॉमन हो। एग्जाम्पल इसका हम लोग सौम्या देख सकते हैं कि किसी टीचर का स्टूडेंट से जो कम्युनिकेशन होता है वो इस पे बेस्ड हो सकता है। आप किसी से फेस टू फेस मीटिंग कर रही हैं और किसी मुद्दे पे उससे चर्चा कर रही हैं तो वो इस कम्युनिकेशन पे बेस्ड हो सकता है। मतलब कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहाँ इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि जो मैसेज इनकोड कर रहा है वो मैसेज को इनकोड करते समय इस बात पे बस ध्यान दे कि जो डिकोड करने वाला है उसका लेवल क्या है। मतलब कि अगर कोई टीचर है, फिफ्थ क्लास के बच्चे को मैसेज इनकोड कर रहा है तो वो इसके लेवल को ध्यान में रखते हुए मैसेज को इनकोड करे। और अगर कोई वही टीचर किसी पीएचडी के बच्चे को मैसेज इनकोड कर रहा है तो वो उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए मैसेज को इनकोड करे। तो इस तरीके से टीचर स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो इस पे बेस्ड हो सकता है। इसके अलावा आप किसी दूसरे व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं और किसी एक सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मतलब कि उसका भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और आपका भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों कॉमन है, मतलब कि दोनों लोग एक मुद्दे पे बात करें। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये सिंपल सा हुआ कि दोनों लोग किसी न किसी एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, तो वहाँ जो है विल्बर स्क्रैम का मॉडल फॉलो हो सकता है। ओके, सबको क्लियर हुआ? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। इसके बाद इसका मेरिट देखेंगे। ये कम्युनिकेशन जो है डायनेमिक होता है, टू वे कम्युनिकेशन है तो डायनेमिक है। इंटरेक्टिव है, दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है तो वो इंटरेक्टिव है। मल्टी लीनियर है। इंटरेक्टिव है तो सिंपल सी बात है कि मल्टी लीनियर कम्युनिकेशन हो गया। सर्कुलर कम्युनिकेशन हम लोग इससे देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक सर्किल बन रहा है, मतलब कि जो डेस्टिनेशन है वहाँ मैसेज पहुंचने के बाद जब फीडबैक प्रोवाइड होगा तो ये उस फीडबैक के बाद उस फीडबैक का रिप्लाई देगा। तो ये कम्युनिकेशन जो है एक प्रकार का सर्कुलर कम्युनिकेशन फॉर्म हो रहा है। तो ये विल्बर स्क्रैम का जो मॉडल है वो
सर्कुलर कम्युनिकेशन है, इसमें फीडबैक इन्वॉल्व है। और यहाँ जो शैनन बीवर का हम लोगों ने देखा था, तो इसमें फीडबैक इन्वॉल्व नहीं था। ये कई बार मॉडल में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस मॉडल में फीडबैक हम लोग को मिल रहा है और किस मॉडल में नहीं फीडबैक मिल रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि विल्बर स्क्रैम का जो मॉडल है, उसमें फीडबैक इन्वॉल्व है। और इसकी मेरिट ये एक है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, प्लेटफॉर्म फॉर यूजफुल डिस्कशन। अभी हम लोगों ने बताया किसी दो व्यक्ति के बीच में अगर डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ जो है विल्बर स्क्रैम का कम्युनिकेशन मॉडल हो सकता है। उसके बाद इसकी डिमेरिट के बारे में देखा जाए, तो विल्बर स्क्रैम जो है इस कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज के बारे में थोड़ा भी बात नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें, शैनन बीवर जो है वो अपने कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज के बारे में बात करते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर दो लोग फेस टू फेस बात करें तो उनके बीच में कोई नॉइज होती ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। तो इनके कम्युनिकेशन मॉडल की सबसे बड़ी डिमेरिट जो है कि ये नॉइज पे बात नहीं करते हैं। दूसरा जो है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमेशा सेम नहीं हो सकती है। मतलब कि ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने अगर यहाँ बात किया होगा, जो मैम बोला कि कम्युनिकेशन में जो इनकोडर है वो मैसेज को इस प्रकार से इनकोड करे जो लेवल है जो लेवल डिकोडर का है। तो ऐसा हमेशा ऐसा हमेशा हो नहीं सकता। जैसे कि कोई एकदम नाप तोल के किसी मैसेज को इनकोड तो कर नहीं सकता है। कई बार ये होता है कि बात सामने वाले को अच्छे से समझ नहीं आती है, तो जो ये समझा जाता है कि मैसेज जो है उसके लेवल से ऊपर का इनकोड हो गया है। तो इनके एक और डिमेरिट है कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा सेम नहीं हो सकती है, जो आपस में जो लोग दो लोग कम्युनिकेट करेंगे तो। ओके, सबको क्लियर हुआ? अगर सबको क्लियर है तो थम्स अप करें। वंदिता, आपको क्लियर है? ओके। अगला जो कम्युनिकेशन मॉडल है, वो कम्युनिकेशन मॉडल हम लोग को पढ़ना है। गीतांजलि, आपको क्लियर नहीं है? ओके, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। विल्बर स्क्रैम जो है वो 1954 में कम्युनिकेशन का एक मॉडल देते हैं। उनका ये मानना है कि अगर इस मॉडल से कम्युनिकेशन हो तो वो कम्युनिकेशन जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इनका मॉडल जो है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन पे लागू लागू होता है। ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने ये मॉडल दिया था। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। और दूसरा कि ये जब बात करते हैं अपने कम्युनिकेशन मॉडल में, तो ये बोलते हैं कि जो मैसेज को इनकोड करने वाला है, मतलब कि जो सेंडर है, वो मैसेज को इनकोड करते समय रिसीवर के बारे में भी ध्यान रखे कि वो किस लेवल का मैसेज जो है डिकोड कर सकता है। तो उसके डिकोडिंग पावर को ध्यान में रखते हुए वो मैसेज को इनकोड करे। जैसे कि कोई एक टीचर अगर फर्स्ट क्लास के किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, पहली क्लास के किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो वो उसके लेवल के हिसाब से मैसेज इनकोड करे। वही टीचर अगर फिफ्थ क्लास के किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उसके लेवल से, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के से उस मैसेज को इनकोड करे। ये बात इनके कम्युनिकेशन मॉडल में ध्यान रखने योग्य है। और दूसरी बात, जो ये सिग्नल के बारे में बात करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन मॉडल तभी अप्लाई हो सकता है जब दो या दो से अधिक लोग फेस टू फेस बात करें, मतलब कि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो और वो टू वे कम्युनिकेशन हो। तो वहाँ जो सिग्नल है, वो सिग्नल जो है, सिग्नल का काम जो है वो लैंग्वेज करेगी। जैसे कि दो लोग सेम भाषा में बात करें, हिंदी में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो हिंदी में करें, इंग्लिश में हो रहा है तो इंग्लिश में करें।
फ्रेंच में हो रहा है तो फ्रेंच में करें। तो यहाँ जो सिग्नल है इनके कम्युनिकेशन मॉडल में, वो लैंग्वेज को ये बताते हैं। और ये इनके कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक इन्वॉल्व है। मतलब कि अगर किसी क्लासरूम में कोई बच्चा अगर मैसेज को डिकोड कर ले रहा है, तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग से इस टीचर को फीडबैक प्रोवाइड हो जाएगा। फिर वो उस फीडबैक के हिसाब से फिर से उस फीडबैक पे रिप्लाई करेगा। इस बात पे इन्होंने बात किया था। और इनके अगर मेरिट डिमेरिट के बारे में बात करें, तो डायनेमिक है। जब दो लोग ये टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो डायनेमिक कम्युनिकेशन होता है। जब कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, हम लोगों ने बात किया। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑलवेज मल्टी लीनियर कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि एक व्यक्ति इधर से बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उधर से रिप्लाई दे रहा है, तो ये मल्टी लीनियर कम्युनिकेशन हो गया। सर्कुलर कम्युनिकेशन है कि एक सर्कल फॉर्म हो जा रहा है। फीडबैक इनकोडर और इनकोडर और सेंडर के बीच में, इनकोडर और डिकोडर के बीच में फीडबैक अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो एक प्रकार का सर्कुलर कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसमें फीडबैक इन्वॉल्व है इनके कम्युनिकेशन में। इनके कम्युनिकेशन की मेरिट है, ये एक प्रकार का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। मतलब कि दो या दो से अधिक लोग बात कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। उसके बाद इनका जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा डिस्कशन के लिए यूजफुल है। इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है, दो या दो से अधिक लोग डिस्कशन करें तो वहाँ इनका कम्युनिकेशन मॉडल यूजफुल है। ओके, अब समझ में आया गीतांजलि? यस सर। ओके, अगला जो कम्युनिकेशन मॉडल है डेविड बर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल है। इसे हम लोग SMCR कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कई बार बर्लो के कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर में बोल देता है, और कई बार इसी कम्युनिकेशन मॉडल को जो है SMCR के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़िए एक बार, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। तो डेविड बर्लो जो है वो एक प्रकार का एक अमेरिकन कम्युनिकेशन थियरिस्ट है। और इन्होंने जो अपना कम्युनिकेशन का मॉडल है वो 1960 में प्रोवाइड किया है। तो वहाँ आपको एक चीज याद रखना है कि ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन पे बात करने वाले फिलोसफर हुए हैं या स्कॉलर हुए हैं, वो मैक्सिमम अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद इनके जो बुक की नाम है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने इसी बुक में इन्होंने अपना ये जो SMCR मॉडल है इसको पब्लिश किया है। और इनके बारे में एक बातचीत और ध्यान देने में योग्य है कि जो बर्लो हैं, डेविड बर्लो हैं, वो कम्युनिकेशन को पहली बार एक प्रोसेस के रूप में बताते हैं। कि इनका मानना है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है। इसके पहले इस पे कोई बात नहीं किया था। कम्युनिकेशन को सब लोग बस कम्युनिकेशन मानते थे। और लेकिन जो डेविड बर्लो है ये अपने कम्युनिकेशन मॉडल में कम्युनिकेशन को एक प्रोसेस मानते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहले जो नॉइज का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था अपने कम्युनिकेशन मॉडल में? सर फैनन। ओके, बहुत अच्छा सुरभि।
और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन को एज ए प्रोसेस डेविड बर्लो के कम्युनिकेशन मॉडल में माना जाता है, जिसे हम एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इनके बुक का नाम लोग आप लोग याद रखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और किस ईयर में इन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल को दिया है, 1916 में। दूसरा बात, हम लोग इस फिगर को देख के अगर कोई ये बता सकता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन है? इस चार्ट को देख के आप लोग बताइए कि ये कम्युनिकेशन मॉडल वन वे है या टू वे है? सर वन वे। ओके, बहुत अच्छा। ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है वन वे है। वन वे इसलिए क्योंकि इस कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है। इन्होंने भी जो डेविड बर्लो हैं, इन्होंने भी अपने कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक के बारे में बात नहीं किया है। तो हम लोग डिमेरिट में इसको देखेंगे कि इनके कम्युनिकेशन मॉडल का डिमेरिट होगा कि ये फीडबैक पे बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इनके कम्युनिकेशन मॉडल की एक और खास बात ये है कि ये कम्युनिकेशन मॉडल में प्रोसेस तो बताते हैं कि सबसे पहले सोर्स होता है, वो मैसेज भेजता है, किसी चैनल का यूज करता है, उसके बाद रिसीवर जो है रिसीव करता है। तो एसएमसीआर इनके मॉडल का सीक्वेंस हो गया। इसके अलावा ये जो है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, जो सोर्स की विशेषताएं होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि जो सोर्स है और जो रिसीवर है, उनकी जो क्वालिटी है सेम होनी चाहिए, सेम होती है। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल सोर्स के पास होना चाहिए, बात करने के लिए एटीट्यूड सोर्स के पास होना चाहिए, क्या बात करना है उसका नॉलेज होना चाहिए, सोशल सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए। सोशल सिस्टम का मतलब कि वो सामाजिक प्राणी होना चाहिए, किसी न किसी सामाजिक प्राणी का मतलब समझ सकते हैं कि कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, बातचीत करने का तरीका उसे आना चाहिए। और कल्चर, कि वो किसी न किसी कल्चर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो बताते हैं अपने कम्युनिकेशन मॉडल में, वो इन विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। मैसेज के बारे में ये बात करते हैं कि मैसेज में कंटेंट होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड होना चाहिए मैसेज में। चैनल के बारे में बात करते हैं कि चैनल क्या क्या हो सकता है, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्पेलिंग और टेस्टिंग। ये ये 5 प्रकार का जो है, ये चैनल के रूप में काम कर सकता है। तो ये सबको क्लियर हुआ। किसी को इसमें दिक्कत? तो डेविड बर्लो के कम्युनिकेशन मॉडल में ये आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन से क्वालिटीज के ऊपर इन्होंने बात किया। इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कई बार मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है कि अकॉर्डिंग टू डेविड बर्लो कम्युनिकेशन मॉडल, व्हाट इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ सोर्स। आपको 6-7 इस टाइप के क्वालिटीज दे देंगे, उसमें से आपको अलग करके ऑप्शन में चूज करना होगा। तो आप लोग समझ गए कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इससे इसका क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके, आगे इनके कम्युनिकेशन मॉडल की मेरिट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इनका कम्युनिकेशन मॉडल जो है, सभी एलिमेंट्स को इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से डिस्क्राइब किया है। जैसे कि सोर्स के कौन कौन से एलिमेंट के ऊपर इन्होंने बात किया है, हम अगर देखें तो इतना जो है सिस्टमेटिक ढंग से अब तक किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल में बात नहीं हुआ था, जितना सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने बात किया है। ओके, इन्होंने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को जो है बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। ये इनके कम्युनिकेशन मॉडल का मेरिट है। उसके बाद
बहुत ही सिंपल मॉडल में इन्होंने कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब कर दिया, जैसे कि हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं SMCR मॉडल, सोर्स मैसेज चैनल और रिसीवर। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से अपने कम्युनिकेशन मॉडल में बात कर रहे हैं। और डिमेरिट देखें, तो ये जिस कॉमननेस की बात कर रहे हैं सोर्स और रिसीवर के बीच में, कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कुछ ना कुछ कॉमन होनी चाहिए, एटीट्यूड कॉमन होनी चाहिए, नॉलेज दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होनी चाहिए, सोशल सिस्टम दोनों में कॉमन होनी चाहिए, कल्चर जो है उन दोनों का कॉमन होना चाहिए। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली रूप से है, पॉसिबल है? जिनके अंदर में ये सर नॉलेज चाहिए। नॉलेज का मतलब कि उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है दोनों का, वो एक लेवल का होना चाहिए। मतलब कि कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, न कि अदर स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ या अदर किसी पीपल के साथ। तो ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसका नॉलेज जो है 5th स्टैंडर्ड लेवल का है, वो अपने मम्मी पापा से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है? तो ये हाँ, अपने मम्मी पापा से बात कर सकता है वो। हाँ, तो ये इनके मतलब कि जिस कॉमननेस की बात ये कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली रूप से पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिकेशन स्किल दोनों लोगों के बीच में हो अच्छी, तभी वो अच्छे से बात कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है मतलब कि कम्युनिकेशन हो सकता है कि थोड़ा कम इफेक्टिव हो, लेकिन कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो तो परफॉर्म किया जा सकता है ना। तो ये इनके कम्युनिकेशन मॉडल की डिमेरिट है कि ये कॉमननेस की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इनके कम्युनिकेशन मॉडल की एक और डिमेरिट है कि ये नॉइज के बारे में बात नहीं करते हैं। नॉइज का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं किस प्रकार की नॉइज की बात हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल्स में कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी डिमेरिट इनकी है कि ये फीडबैक के बारे में बात नहीं करते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको बताया हूँ। तीसरा जो चौथा इनका जो डिमेरिट है कि दिस मॉडल इज नॉट मेड फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि हम लोग अगर सैनन बीवर के कम्युनिकेशन मॉडल को देखें तो वो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन मॉडल है। वहीं अगर हम लोग विल्बर स्क्रैम के मॉडल को देखें तो एक पर्टिकुलर वो ह्यूमन कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये अपने मॉडल में ये डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो पर्टिकुलर रूप से किस पे लागू हो सकता है। वो मशीन के लिए बना है, मशीनी मैकेनिकल कम्युनिकेशन के लिए बेस्ड है, या ह्यूमन कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसका जो है इसके बारे में ये अपने कम्युनिकेशन मॉडल में बात नहीं करते हैं। तो सबको ये समझ में आया बर्लू का SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। किसी को दिक्कत है इसमें? गीतांजलि, सुरभि, महिमा, प्रभा, सविता, बंदिता। ओके, ऑल क्लियर। सर पेपर में इसमें सर टेस्टिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है? स्मेलिंग के बारे में अगर बात करें तो कोई चीज हमें जब स्मेल करती है
तो वो किसी किसी ना किसी मैसेज के माध्यम से हमें तो ये बताती है कि उसकी स्मेल जो है गुड स्मेल है या बैड स्मेल है। तो ये भी तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है। अगर कोई व्यक्ति अगर परफ्यूम अप्लाई करता है अपने ऊपर, तो उसकी परफ्यूम की महक जो है अच्छी है, तो व्यक्ति आपको आके बताने थोड़े आता है कि देखो मैंने परफ्यूम लगाया है और ये कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। आप उसे खुद स्मेल करते हैं, और यहाँ जो है स्मेलिंग जो है, स्मेल जो है उस व्यक्ति के परफ्यूम की एक चैनल के रूप में बात करती है, चैनल के रूप में यूज होता है। वहीं टेस्टिंग के बारे में बात करें, तो इसके लिए हम लोग जब किसी चीज को अपने जीभ से चखते हैं, तो वो चीज नमकीन है या मीठा है, खट्टा है, तीखा है, वो हमें वो व्यक्ति थोड़े बताता है। वो जब हम जैसे कि आपको कोई किसी ने कुछ खाने के लिए दिया, और आपसे पूछेगा कि इसका टेस्ट बताओ हमें, तो ऐसा तो है नहीं कि वो फूड आपके कान में आके बोले कि देखो मेरा जो टेस्ट है इस प्रकार का है। जब आप उसे टेस्ट करेंगे, तो ही तो जानेंगे कि उसका टेस्ट जो है कैसा है। और इसके टेस्ट के टेस्ट करने के बाद इसका फीडबैक जो है सामने वाले को देते हैं कि आप तुमने जो खाना है बहुत अच्छा बनाया है, या उससे बोलेंगे कि इसमें नमक जो है थोड़ा सा कम है, चीनी ज्यादा है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो है टेस्टिंग जो है एक प्रकार के चैनल के रूप में चैनल के रूप में काम आती है। ओके। इसका एक बेसिक से हम लोग से ये समझ सकते हैं इससे, चैनल में जो इन्होंने बोला है कि ये जो 5 हमारी जो सेंसेज हैं, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको इन्होंने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में एक चैनल माना है। मतलब कि हमारा हियरिंग, मतलब कान, एक चैनल के रूप में यूज हो सकता है। सीइंग, किसी चीज को हम देख के उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। टचिंग, किसी चीज को टच करके वो हॉट है, कोल्ड है, या सॉफ्ट है, हार्ड है। फिजिकल जो उसके कैरेक्टर स्टैटिस्टिक्स है, उसके बारे में उसे टच करके जान सकते हैं। स्मेलिंग, स्मेल करके हम लोग कई सारी चीजें जानते हैं। टेस्टिंग, टेस्ट करके कई सारी चीजें जानते हैं। तो बेसिक से हम लोग जानेंगे कि जो ये वर्लो हैं, अपने कम्युनिकेशन मॉडल में 5 सेंसेस के बारे में बात करते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसे चैनल के रूप में यूज करते हैं। ओके, अब सबको क्लियर हुआ? बंदिता आपको क्लियर है? सविता, महिमा, अगर क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करते जाइए। उसके बाद अगला जो कम्युनिकेशन मॉडल है, वो लॉसवेल का कम्युनिकेशन मॉडल है। हम लोग देखेंगे कि हार्नाल्ड डी लॉसवेल जो है एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने अपना जो कम्युनिकेशन मॉडल है 1948 में दिया है। ओके, तो इतना याद रखेंगे इनमें। इनका पूरा नाम हार्नोल्ड डी लॉसवेल है, और ये अमेरिका के हैं। और इन्होंने अपना कम्युनिकेशन मॉडल जो है 1948 में दिया है। और इसके बाद इनके कम्युनिकेशन मॉडल को हम लोग देखेंगे। सर जी बताइए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं क्या कि जो कौन कौन थ्योरी कौन कौन दिए हैं और कब दिए हैं, मैच द फॉलोइंग करके। हाँ हाँ, उसको मैं अभी आगे कराने वाला हूँ, कि मतलब कि ईयर मैच करने के लिए दिया जा सकता है कि लॉसवेल का कम्युनिकेशन मॉडल कब हाँ। आया था। इस टाइप के क्वेश्चन मैचिंग के लिए भी आ सकते हैं। इस पे मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन ठीक है मॉडल है, वो हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रकार के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं।
तो वो कहीं ना कहीं अपना जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड ही देंगे। मतलब कि ये बोलते हैं कि ये अब आवाज साफ से आ रही है क्या? इस ओके। तो इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो इस बारे में मेजरली उससे बात करते हैं कि कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे हो सकता है, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो मायने रखती हैं। जैसे कि पहला ये बात करते हैं कि हु कम्युनिकेटर, मतलब कि कौन है कम्युनिकेट करने वाला। वो छोटा बच्चा है या बड़ा व्यक्ति है, कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई रिलीजियस लीडर है। तो मतलब ये बोलते हैं कि हु कम्युनिकेटर। इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है हम लोग डब्लू 5W के नाम से भी जानते हैं इसे। हु कम्युनिकेटर से व्हाट मैसेज, वो क्या मैसेज देता है और वो इसके लिए कौन से मीडियम का यूज करता है, विच चैनल मीडियम। उसके बाद रिसीवर कौन है, वो किससे बात जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो किससे होने वाला है। उसके बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ को आप लोग देख के बताइए कि ये कम्युनिकेशन मॉडल वन वे है या टू वे है। इस फिगर को देख के आप लोग जल्दी से बताइए कम्युनिकेशन मॉडल वन वे है या टू वे है। वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रही है क्या? सर टू वे। टू वे किसने बताया अभी? मैंने संगीता नहीं। ये कम्युनिकेशन मॉडल आपको टू वे क्यों लग रहा है? क्या इसमें फीडबैक है? इफेक्ट, अगर इफेक्ट के बारे में बात करें तो जो ये अरस्तू का कम्युनिकेशन मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें भी तो इफेक्ट है। किसी कम्युनिकेशन मॉडल का टू वे होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आप लोग याद रखिएगा कि उस कम्युनिकेशन मॉडल में सबसे पहली बात की फीडबैक इन्वॉल्व होगा। ओके। अगर किसी कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है तो वो वन वे है, अगर फीडबैक है तो वो टू वे है। ओके। तो इस कम्युनिकेशन मॉडल को हम लोग 5W के नाम से भी जानते हैं। कौन कम्युनिकेट करने वाला है, क्या मैसेज है उसका, विच कम्युनिकेशन मतलब वो कौन से चैनल का यूज करता है, वो किससे बात करता है, मतलब कि रिसीवर कौन है और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। इसके बाद इसके मेरिट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अपने कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को जो है एक्सप्लेन कर पाने में सक्षम है। दूसरा जो है इनके कम्युनिकेशन मॉडल का जो प्रत्येक एलिमेंट है उसका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इनमें से किसी भी चीज को अगर गायब कर देते हैं, मान लीजिए कि हमने मैसेज कोई निकाल दिया, तो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। अगर हमने चैनल को गायब कर दिया तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। मतलब कि इनके चैनल में कम्युनिकेशन मॉडल में जितने भी 5W हैं सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ओके। अगला जो है इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो कम्युनिकेशन रिसर्च
के रूप में यूज हो सकता है। इसका हम लोग इससे यूज कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं कि यूजफुल है कि नहीं। जैसे कि रिसर्च के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कोई अगर फिलासफर ऐसी कोई फिलॉसफी देता है जिसमें वो इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज करता है, जैसे कि वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरीके का वर्ड अपने फिलॉसफी में या अपने थियरी में यूज करता है, तो उसका जो है रिसर्च करने का मौका जो इस पे बढ़ने लगता है। तो इसलिए ये अपने कम्युनिकेशन मॉडल में बहुत ज़्यादा इंटरगेटिव वर्ड्स का यूज किए हैं। तो इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है, उनमें जो है कम्युनिकेशन रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ऊपर बेस्ड है। अभी मैंने बताया कि एक प्रकार के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो ये अपना जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ऊपर ही देंगे। इसके बाद इनका जो यूज हो सकता है पॉलिटिकल कैंपेनिंग में हो सकता है, प्रोपोगेंडा वगैरह फैलाने में हो सकता है। तो ये इनके कम्युनिकेशन की मेरिट है। दूसरा बात है कि ये फीडबैक के बारे में बात नहीं करते हैं, नॉइज और बैरियर के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि नॉट सर्कुलर बट लिनियर मॉडल, वन वे कम्युनिकेशन है, लिनियर है और सर्कुलर मॉडल नहीं है। और इनके मॉडल में जो है इफेक्ट इन्वॉल्व है। इफेक्ट का मतलब कि इफेक्ट जो है कम्युनिकेशन की डिमेरिट में आता है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहा है और इसके वजह से वहाँ दंगा वगैरह भड़कने लगा, कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसके वजह से वहाँ दो गुटों में मारपीट होने लगी, तो ये जो इफेक्ट है वो निगेटिव रूप में, डिमेरिट के रूप में लिया जा सकता है। ओके, सबको क्लियर हुआ ये? सबको क्लियर है तो कृपया एक बार थम्स अप करें आप लोग जल्दी से। ओके, तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए जो मेरिट्स में है। एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ये मतलब कि इस बारे में बात किया जा रहा है कि इन्होंने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में जितने भी एलिमेंट्स को बताया है उनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और ये इसे डिस्क्राइब करने में सक्षम थे। अपने बुक में इन्होंने जो मतलब जो जब ये कम्युनिकेशन मॉडल को इन्होंने पब्लिश किया, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स को जो है क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और ये बताते हैं कि अगर किसी इनके कम्युनिकेशन मॉडल में इस एलिमेंट को अगर हटा दिया जाए तो ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा, मतलब कि वहाँ ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। और ये एवरी प्रत्येक एलिमेंट्स को जो है अपने कम्युनिकेशन मॉडल में अच्छे से डिस्क्राइब कर पाने में सक्षम थे। ओके, इसके बाद अगला जो मॉडल है वो ब्रेड डॉक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो 1958 में आया था। ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है ब्रेड डॉक जो है वो लेसबेल्ट के जो कम्युनिकेशन मॉडल उसमें दो पॉइंट को ऐड करते हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें तो इनकी ठीक है, लेकिन इनमें दो चीजें और भी याद की ऐड किया जा सकता है। मतलब कि अंडर व्हाट सर कमंटांसेस, मतलब कि कौन सी परिस्थिति में वो कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रहा है, और उस कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या पर्पज है। तो ये ब्रेड डॉग का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो लेसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में दो पॉइंट को ऐड करते हैं कि ये बोलते हैं कि ये कम्युनिकेशन मॉडल किस परिस्थिति में परफॉर्म हो रहा है, और इस कम्युनिकेशन मॉडल को परफॉर्म करने के लिए क्या पर्पज है, मतलब कि इसका गोल क्या है। ये भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ब्रेड डॉग कम्युनिकेशन मॉडल जो है
वो लेंसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल को मॉडिफाई करते हैं और इसमें दो एलिमेंट्स को और जोड़ते हैं कि वो कम्युनिकेशन जो किस परिस्थिति में परफॉर्म हो रही है और इस कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या पर्पज है। ओके, इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें, ब्रेक डॉग का जो ये दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो होती है, अगर वो चुनाव से बहुत समय पहले होगी तो उसका जो कम्युनिकेशन मॉडल है थोड़ा सा अलग होगा। हालांकि अगर वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो है चुनाव के 1-2 दिन पहले या जब तक अलाउ होता है, चुनाव के जस्ट पहले अगर हो, तो उसका जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? तो ये बोलते हैं। उसके बाद अगर पर्पस के बारे में अगर हम लोग एग्जांपल देखें, तो इसके लिए हम लोग मोदी जी को यूज कर सकते हैं कि मोदी जी अगर लोगों से किसी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में कम्युनिकेट करें तो उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका कुछ अलग होगा। अगर वहीं किसी फंक्शन वगैरह में गए, जैसे कि G20 में कम्युनिकेट करें या किसी उद्घाटन समारोह में या किसी शिलान्यास समारोह में अगर लोगों से कम्युनिकेट करें तो वो कम्युनिकेट करने का तरीका कुछ अलग होगा। तो ये पर्पज है, मतलब कि किस पर्पज से कम्युनिकेट किया जा रहा है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि ये क्यों ऐड करते हैं। ब्रैक डॉग जो है लेंसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में ये दो पॉइंट ऐड करते हैं। ओके, किसी को दिक्कत इसमें? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिए आप लोग। ओके, उसके बाद एक और कम्युनिकेशन मॉडल है जो शायद लास्ट कम्युनिकेशन मॉडल है, वो है ओसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन मॉडल जस्ट लाइक विल्बर स्ट्रैम का जो कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक उनके कम्युनिकेशन मॉडल जैसे, मतलब कि ये कम्युनिकेशन मॉडल टू वे होगा और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनके कम्युनिकेशन मॉडल में विल्बर स्क्रम जो है उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूट किया था और ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है 1954 में पब्लिश हुआ था। और जो ये ऑसगुड है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं और ये कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हैं। ओके, और इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो ऑसगुड और स्क्रम मॉडल भी बोला जाता है। ओके, तो इसमें ये सारी चीज़ों को याद रखने लायक है और बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। इनके कम्युनिकेशन मॉडल में जो एक अलग वर्ड यूज हुआ है वो इंटरप्रिटेट, मतलब कि जो इनकोडर है वो इंटरप्रिटेटर भी होता है और डिकोडर भी होता है। जो डिकोडर है वो इंटरप्रिटेटर भी होता है और इनकोडर भी होता है। ओके, इसके बारे में अगर मैं एग्जांपल आप लोगों से दूं, तो अगर आप किसी अपने किसी फ्रेंड से किसी एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी मुद्दा हम लोग लिख सकते हैं, वो भ्रष्टाचार हो सकता है। भ्रष्टाचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करप्शन। करप्शन का मुद्दा हो सकता है, मतलब कि करप्शन अगर पे अब आप इसे कोई मैसेज अपना देते हैं तो वो इसमें अपनी कुछ बातों को भी
ऐड करके फिर से वो मैसेज जो है वो प्रोवाइड कराता है। जैसे कि इसके लिए हम एग्जांपल ये लिख सकते हैं, करप्शन पे बोले कि करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए सरकार जिम्मेदार है, ये इससे बोलता है। तो वो इस चीज को इंटरप्रिटेट करता है, उसके बारे में सोचता है, और उसके बाद इसमें अपना भी मैसेज इनकोड करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन करप्शन के लिए वहाँ के लोकल लोग भी जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद ये इसको डिकोड करेगा, फिर से इस मैसेज को इंटरप्रिटेट करेगा, और इसमें कुछ अपना इनकोड करेगा कि हाँ, तुम सही कर रहे हो, लोग और सरकार दोनों लोग जिम्मेदार हैं। इसी तरह ये जो है एक सर्कुलर डिस्कशन होता रहेगा। ओके, सबको समझ में आया? ये जस्ट लाइक विल्बर स्क्रम के कम्युनिकेशन मॉडल के जैसे है। ओके, और इसमें एक चीज याद रखना है, हाँ, टू वे है। जितने भी सर्कुलर कम्युनिकेशन मॉडल हैं वो टू वे होते हैं, और जिसमें सेंडर जो है इनकोडर और डिकोडर दोनों हो सकता है, रिसीवर जो है डिकोडर और इनकोडर दोनों हो, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कम्युनिकेशन जो है टू वे होगा। ओके, हम लोग इसकी मेरिट्स के बारे में दे सकते हैं कि इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है डायनेमिक है, टू वे है, इंटरेक्टिव है, मतलब कि दो लोग बात कर रहे हैं, इंटरेक्टिव है, मल्टी लीनियर है। जो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो मल्टी लीनियर कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि एक बंदा इधर से अपनी बात कर रहा है, दूसरा बंदा उधर से अपनी बात को सेंड कर रहा है, ये मल्टी लीनियर हो गया। सर्कुलर हम लोग देखें कि एक सर्किल फॉर्म हो रहा है, बातचीत करने का एक सिलसिला जारी है और ये सर्किल बन रहा है। उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो सीरियस डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकता है। इसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन में दो लोग या दो से अधिक लोग भाग ले सकते हैं। ओके, इसके बारे में डिमेरिट्स के बारे में अगर बात करें तो इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो नॉइज के बारे में बात नहीं करता है। इसके बाद जैसे कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमेशा सेम नहीं हो सकती है दोनों लोगों का। जैसे कि इसके बारे में हम अगर हम बात करें कि इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो ये बोलता है कि जो मैसेज डिकोड करेगा उसको इंटरप्रिटेट करके वो फिर किसी ना किसी मैसेज को इनकोड करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई बार ऐसे डिस्कशन का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें जो बातें हमसे बोली जाती हैं वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका सेम नहीं होता है। तभी ऐसा होता है कि जो वो बात करने की कोशिश करता है वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है या वो हमें समझ में नहीं आती है। ओके, क्या ये आप लोगों को समझ में आया? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमेशा सेम नहीं हो सकती है। इसके बाद ये फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ओकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, मूड के ऊपर बात नहीं करते हैं, प्रिसेप्शन के ऊपर बात नहीं करते हैं। जैसे कि ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है और लासवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो मेजरली अपने ओकेशन के बारे में बात कर लेता है कि ये तब ज़्यादा इफेक्टिव है जब किसी ने हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग वगैरह करें या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। उसी तरह ये जो ऑसगुड है ये ओकेशन और मूड के बारे में बात नहीं करते हैं और ये इफेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। ओके, ये डिमेरिट है इनके कम्युनिकेशन मॉडल की। इसके सर बाद ये इसमें जो मूड है वो क्या मतलब है? मूड के बारे में ये हम लोग देख सकते हैं। सर ऐसे कि जिससे जिसके साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो
इंटरेस्टेड है कि नहीं, उसका मूड है कि नहीं इस टॉपिक हाँ, पे बात वही करने वही की। बात है। अगर उसका मूड नहीं है तो वो मैसेज को अच्छे से डिकोड नहीं करेगा, फिर उसमें कुछ अपना इंटरप्रिटेट नहीं करेगा, फिर उससे जो फीडबैक है वो हमें नहीं प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में ये बात नहीं करते हैं। ओके सर। सबको क्लियर है ये ऑसगुड का कम्युनिकेशन मॉडल? इसको हम लोग ऐसे इसमें याद करने लायक बात जो है, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो एक सर्किल फॉर्म करेंगे। सबसे पहले इनकोडर, फिर मैसेज, फिर डिकोडर, फिर इंटरप्रेटेट करेगा वो मैसेज को, फिर वो मैसेज को इनकोड करेगा, फिर वो मैसेज सेंड करेगा, और जो सेंडर है वो फिर वो मैसेज को इंटरप्रेटेट करेगा। तो एक सीक्वेंस जो बन रहा है यहाँ, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं तो ये सारी जो एलिमेंट्स हैं उसको एक सीक्वेंस में हम लोगों को याद करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद अगला जो हम लोग को ध्यान देना है कि जितने भी मॉडल्स मैंने बताए हैं उसका मॉडल्स का नाम लिखना है, और उस मॉडल को किसने पब्लिश किया है, वो वन वे है या टू वे है, इस बात को आप लोग को रखना है, और वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है वो आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज और, यहाँ आप लोग एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं कि ये मॉडल जो है कौन सी बुक में पब्लिश हुआ है। तो ये आपको एक टेबल बनाना है अपने नोट्स में। तो ये आप लोगों के लिए कल का होमवर्क है। ओके, इसके बाद कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कुछ चैनल्स के बारे में बात करेंगे कि फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है। इसके बाद जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में। आप लोग आंसर दीजिए 30, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सभी लोग इसका आंसर करिए, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, सौम्या बी, गीतांजलि सी, सुरभि बी बता रही हैं, वंदिता सी बता रही है। बी वाले थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑडियंस का पार्टिसिपेशन जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होता है तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा या इफेक्टिव नहीं होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग इस कम्युनिकेशन में एक ऑडियंस की तरह हैं, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है। जब तक आप किसी चीज को इफेक्टिव रूप से सुनेंगे नहीं, तब तक उसके ऊपर फीडबैक वगैरह कैसे प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन सी इसका जो सही है कि अगर कोई कम्युनिकेशन वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब कि मैं अपनी सिर्फ बातें आप लोगों से कहे जा रहा हूँ, आपकी बात को ना सुनूं, आपका फीडबैक पे ध्यान ना दूं, तो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं होगी। ओके, सर वैसे पे तो कोई अगर ऑडियंस है, मतलब कोई बड़ी ऑडियंस है, वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसका भी तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर वो कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा? ऑडियंस अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो वो बस फीडबैक वर्बल तरीके से नहीं दे सकती है, उसके लिए कई प्रकार के फीडबैक दे सकती है। जैसे कि अगर कोई आप स्पीच किसी का सुनती हैं, या किसी मान लीजिए कि स्टैंड अप कॉमेडी को आप देख रही हैं या स्टैंड अप कॉमेडी के शो में गई हैं, वहाँ जाहिर सी बात है कि जो ऑडियंस है वो अच्छे नंबर में होगी। अगर स्टैंड अप कॉमेडी को देख रहे हैं और वो ऑडियंस जो है पार्टिसिपेट कर रही है,
तो वो इस पे अपना फीडबैक कैसे प्रोवाइड कराएगी कि वो जब कॉमेडी करेगा तो वो हंसेगी, तो एक प्रकार का फीडबैक ही है। अगर आप किसी सीरियस का स्पीच को सुन रही हैं, जैसे कि कोई स्पीच है किसी के डेथ पे हो रहा है, तो ऑडियंस जो है वहाँ अपना फीडबैक कैसे देगी? जरूरी नहीं है कि जो हाँ वो ऑडियंस है वो अपना फीडबैक डायरेक्ट बोल के ही दे, वो अपना जो बॉडी लैंग्वेज और बॉडी की एक्टिविटीज है उसके थ्रू भी वो फीडबैक प्रोवाइड हो सकता है। तो अगर किसी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेशन ऑडियंस का पार्टिसिपेशन है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद परसेसिव और कन्विंसिंग डायलॉग, स्टडी की यूज ऑफ ग्राफेवाइन। ओके, इसको आप लोग सर्च करिएगा थोड़ा सा कि ये ग्राफेवाइन मतलब क्या होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद 33 नंबर हम लोग देखेंगे कि इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाई। यहाँ पे ऑप्शन सी वाले थोड़ा सा गलत हो गए, एक बार अच्छे से फिर से इसको पढ़िए और अपने आप को इस क्वेश्चन में फ्रेम करिए और सोचिए कि आपके लिए इन चारों में से कौन सा ज्यादा है जो आपके ट्रस्ट लेवल को। अब आवाज क्लियर है क्या आप लोगों को? आवाज क्लियर नहीं हो रही है अभी भी? अब आवाज सही जा रही है क्या? ओके, तो 33 नंबर में अपने आप को फ्रेम करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा चारों में से ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है जो आपके ट्रस्ट लेवल को दिखा सकता है किसी कम्युनिकेशन में। सर ये भी सेम होगा। या जो ऑप्शन डी ज्यादा सही है, सटीक है। हम लोग इससे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ओके, सर अभी क्लियर है, आप क्या सही दिखा रहे हैं? अगर क्लियर है तो हम इस बात से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम किसी से आंख में आंख मिला के बात करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल का एक पॉजिटिव एटीट्यूड माना जाता है। हालांकि अगर हम किसी से आंख चुरा के बात करते हैं तो हमें वहाँ गिल्टी ऐसा होता है कि हमने कोई गिल्टी किया है या वहाँ कम्युनिकेशन स्किल का जो है वो निगेटिव एटीट्यूड माना जाता है। तो यहाँ जो है कम्युनिकेटर का ट्रस्ट लेवल उसके आई कांटेक्ट से शो हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसमें वो ज्यादा सटीक सही है। इसके बाद 34th को हम लोग देखेंगे, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज।
ऑप्शन सी इसमें बहुत सटीक सही है। ओके, तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोग इसे एक बार बनाइएगा और देखिएगा कि अब आपसे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। कुछ पीवाईक्यू पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, देखिएगा कि किस टाइप के पीवाईक्यू आ रहे हैं एग्जाम में। और उसके बाद अगर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह अगर हमसे छूट रहा है तो उसे आप लोग हमें बताएंगे। ओके, ऑल क्लियर। आज की क्लास को यहीं रोका जाए।